नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि जो भरण पोषण का आदेश जो कराया जाता है, जो महिला द्वारा भरण पोषण का परिवाद दाखिल किया जाता है, उसमें झूठे तथ्य पेश कर दिए जाते हैं, झूठा एफिडेविट दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि पति की इनकम इतनी है, और उसमें सच एफिडेविट भी दिया जाता है कि जो हमने कथन कहे हैं वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन महिला के पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो पेटीएम है, हमारा फ़ोन पे है, नीचे डिस्प्ले कर रहा है। आप लोग संपर्क करना चाहें तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले कि जो महिला है परिवाद दाखिल करती है 125 सीआरपीसी का भरण पोषण लेने के लिए, तो परिवाद में वो बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देती है, जैसे पति की संपत्ति है, पति की ज़मीन है, पति की सैलरी है, ये सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिख देती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। और जब इंटरम लेने के लिए जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि साच एफिडेविट प्रस्तुत कर देती हैं, और साच एफिडेविट जो है वो उसी तथ्यों के आधार पे होता है जो परिवाद में दिए गए हैं, बेस वही तथ्य सेम साच एफिडेविट में होते हैं। और साच एफिडेविट में पुख्ता किया जाता है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से सही है, यानी कि पति की जो संपत्ति बताई गई है वो पूरी सही है, पति की जो तनख्वाह बताई गई है वो बिल्कुल सही है। हालांकि जो साच सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है कोर्ट में एविडेंस के तौर पे, ये एविडेंस एक्ट की धारा 3 के तहत में मान्य तो नहीं है, लेकिन सीआरपीसी 296 के तहत में अगर देखा जाए, अगर अपोजिट पार्टी यानी पति पक्ष अगर इस पे अपनी आपत्ति देना चाहे तो इस पे आपत्ति दे सकता है, मजिस्ट्रेट पत्नी को सम्मन जारी कर सकता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसमें कि साच एफिडेविट दाखिल किया गया है, और साच एफिडेविट में जो परिवाद के जो तथ्य हैं उनको बखूबी साबित बताया गया है, सच बताया गया है। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट आदेश कर देते हैं। मजिस्ट्रेट मतलब फैमिली कोर्ट के जो जज साहब हैं वो जज हैं, मजिस्ट्रेट नहीं है। मजिस्ट्रेट नीचे रैंक के आते हैं, एडीजे लेवल के हैं, जिला जज स्तर के हैं, और फैमिली कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट है। और इसमें जैसे ही एफिडेविट जाता है तो जज साहब क्या करते हैं कि उसके एफिडेविट के आधार पे उसका मेंटेनेंस पारित कर देते हैं। और कभी कभी आदेशों में ये लिख देते हैं कि कोई साक्ष्य ऐसा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए लिहाजा इतना नहीं इतना मानते हुए, एक लमसम अमाउंट मानते हुए इतना भरण पोषण आदेश दिया जाता है, क्योंकि ये आपकी पत्नी है। तो आपको क्या करना है, आपको उस आदेश को उठाना है, उस एफिडेविट को उठाना है जो परिवाद के साथ में दाखिल किया गया है, और उसके साथ में जो साक्ष्य एफिडेविट जो दिया गया है, इन तीनों को कलेक्ट करके आप कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे मूव करना है, ये मेरिट पे तथ्यों के आधार पर देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि आप इसमें 420 की कार्रवाई भी कर सकते हैं, 191, 192, 193, 199, 200, 209, 211 आईपीसी के तहत में आप अपनी पत्नी के खिलाफ में मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं। क्योंकि गलत नीयत से भरण पोषण लेने के लिए ये दावा डाला गया, जिसमें कि बढ़ा चढ़ा के तथ्यों को दिया, झूठा एफिडेविट दिया गया, इस तरीके का हम कार्रवाई कर सकते हैं और उसको जेल की नौबत तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका भरण पोषण का आदेश हो जाता है, इंटरिम का हो जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, परेशान होते रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के चैनल देखे जिसमें कि जजमेंट के बारे में बताया जाता है। देखो, जजमेंट लाखों जजमेंट है, हज़ारों जजमेंट है, एक ही मुद्दे पे बहुत सारे जजमेंट है। मैं जजमेंट्स पे नहीं जाता, और मैं समाधान की बात करता हूँ कि आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। और ये हमारे चैनल पे सिर्फ समाधान की बातें बताई जाती हैं। अगर आप कोई भी वीडियो उठाएंगे तो उसमें आपको सारी टेक्निकल चीज़ें, आपके जो ज़मीनी स्तर पे जो आपके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, इनका समाधान कैसे हो, इनको कैसे बचाया जाए, उसी के संबंध में हम पूरी बात करते हैं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, टर्म्स कंडीशंस हैं, केस स्टडी के लिए हमने अलग से रखा हुआ है। अगर आप लोग आगरा मिलना चाहें तो हमसे आगरा मिल सकते हैं। और अगर फाइनल आदेश हो गया है, इंटरिम आदेश हुआ है, उसको कैसे चैलेंज करना है, उसी अदालत में कैसे कैंसिलेशन के लिए डालना है, अगर आप लोग अगर हमारी
सहायता चाहते हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, एक बार स्टडी करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको उसी अदालत में ये कैंसिलेशन के लिए मूव करना है और किन परिस्थितियों में आपको कैंसिलेशन में जाना चाहिए। धन्यवाद।